चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हम यूनिट सेकंड आपको बता रहे थे बिलियन, जिसका नाम था, जिसमें हमने बताया था यह यूनिट जो है 7 नंबर के लिए आएगी बोर्ड के लिए, और सिर्फ यूनिट अकेले है, इसमें एक ही लेसन मिलेगा, जिसमें हम बताए इसके पिछले वाली वीडियो में या पिछले दिनों में बताया हमने कि बिलियन की मोलरता क्या होती है, बिलियन की नॉर्मलता क्या होती है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आज रहेगा मोल प्रभाज क्या है, इसके बारे में रहेगा। तो इसको बताने से पहले इसके पिछले वाली वीडियो में हमने अम्ल का तुल्यांकी भार बताया है। क्या बताया है? अम्ल का तुल्यांकी भार होता है। तो पहले नंबर पर तो अम्ल की पहचान आना चाहिए। पिछला हम रिवाइज करा रहे एक बार। अम्ल की पहचान आना चाहिए। तो अम्ल की पहचान में बताए थे कि अम्ल में देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन होता है, H+ आयन होता है। वैसे एक और जीके का क्वेश्चन मिलता है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। कैसे देते हैं, अगर इसको समझना चाहेंगे, इसको रोक रहे हैं अभी। तो देखिए, अगर यह Cl अम्ल है तो इसका पहले जलीय विलयन में आयनन होता है, और आयनन के लिए इस तरह दिखाते हैं, H+ बनेगा और Cl क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यही जो H+ है यह H2O यानी जलीय विलयन होता है, तो H2O आएगा और H2O के साथ मिलकर के H3O यानी हाइड्रोनियम आयन नहीं है, H3O+ बना लेता है। यही जो हाइड्रोजन आयन देगा जलीय विलयन में, यही जल से रिएक्शन करके या जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन नहीं है, H3O+ देता है। तो यह देखिए जीके का भी क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक स्तर पर भी क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो है जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, तो हाइड्रोनियम आयन वाला ऑप्शन क्या होता है? सही होता है। वैसे हम लोग याद रखने के लिए हाइड्रोजन आयन के बेस पर किए। और यह अम्ल की में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। बोलिए, अम्ल की क्या होती है? क्षारकता होती है। H2SO4 में या H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी, चूंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 2। तीसरा, चलिए अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक अम्ल है तो पहले इसका सूत्र बताइए, CH3COOH, यही होगा। रेशो चलिए बताइए, अगर एसिटिक अम्ल की क्षारकता पूछी जाए तो कितनी है? एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी है? 2 कैसे? हाइड्रोजन तो 2 नहीं था, आयनन तो कराया गया था, याद है? 2 तो नहीं है हाइड्रोजन आयन। क्या हम लिखवाए थे? क्या 2? बोलिए कितना लिखवाए थे? बोलिए 1, यानी बताए थे CH3CO- होता है और H क्या होता है? प्लस। तो बताइए एक ही H+ है ना, तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या 1 है, इसके लिए इसकी क्षारकता कितनी है? 1। गिनकर मत बताइएगा, गिनकर बताएंगे तो बताइए एसिटिक अम्ल में देखा जाए CH3 में H3 है और इधर H1 है, तो बताइए 4 हो जाएगी। तो इसी तरह बताएंगे बिना सोचे समझे। इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र याद है क्या किसी को? चलिए बताइए खड़े होकर। हाँ, H3PO4, इसकी क्षारकता कितनी है? 3 है। अब बताइए क्षारक पहले नंबर पर अगर तुल्यांकी भार या नॉर्मलता आपको याद रखना है या नॉर्मलता पर आधारित क्वेश्चन लगाना है, तो पहले उसमें अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार आना चाहिए, तब जाकर के फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि हमने 1-2 क्वेश्चन लगवाया, फिर आगे लगवाएंगे भी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अम्ल की क्षारकता होती है। अम्ल की क्षारकता का मतलब क्या हुआ? अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। क्षार की अम्लता होती है। बोलिए, क्षार की पहचान क्या है? क्षार में हाइड्रॉक्सिल आयन OH- होते हैं, और क्षार में उपस्थित OH आयनों की संख्या क्या कहलाती है? क्षार की अम्लता कहलाती है। यह देखिए अपने आप में जीके का भी क्वेश्चन है। अगर हम पूछे NaOH, चलिए बताइए, खड़े हो जाइए। NaOH जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसकी बताई अम्लता कितनी है, NaOH की अम्लता बताई कितनी है, 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कितना है, 1 है। Na+ और OH-, यही बनेगा। अब तो क्लियर हो गए सब लोग ना। तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या बताए थे, चलिए फार्मूला बोलिए तो आप। अम्ल का तुल्यांकी भार, नहीं रॉन्ग है, बैठिए। चलिए शिवांगी बोलो। नहीं, मिला दी हो, बैठ जाओ, कुछ मिस्टेक है। चलिए रितेश बताइए। हाँ, यही तो बताना है, अम्ल का अणुभार। देखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए आप लोग जब बैठ रहे हैं तो ध्यान रहना चाहिए सब, कहीं दिमाग और जगह नहीं घूमना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है 2-4 मिनट रिवाइज कर लीजिए। नहीं तो बताइए, इस तरह पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ला दिया जाता है। हम पढ़ाते चले जाएंगे, आप लोग भूलते चले जाएंगे, तो बताइए उससे कोई फायदा मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उस समय भी पूछा करिए कि नहीं समझ में आया, उसका भी समाधान किया जाएगा, कोई न कोई तरीका और ढूंढा जाएगा। बताया तो जा रहा है बड़े आसानी से, इसीलिए हम तो छोड़े भी नहीं। बताइए यहां पर अगर देखा जाए, ना तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ना तो आपके सिलेबस में दिया है कि तुल्यांकी भार बताइएगा आप। हम क्यों बताइए? बिना बताए हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, आप जान ही रहे हैं। कितना रटा जाएगा? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार 40 होता है? 40 होता है। इस तरह रटने से काम चलेगा कि निकालने से काम चलेगा? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह दूसरा आ गया तब फेल हो जाएंगे कि हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रटे हैं। इसीलिए हमने तरीका बताया आपको, निकालने का तरीका क्या है। अब उसको भी बताइए, अभी भी आप लोग सुधार नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? अब तो फाइनल चल रहा है, वो अभी कहेंगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब केमिस्ट्री में अगर फार्मूला कोई पूछ देना आए, प्रतीक पूछ देना आए, तुल्यांकी भार पूछ देना आए, तो बताइए यह बड़ा अफसोस होगा। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों के लिए अफसोस है। इस वजह से ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो देखिए हमने बता दिया कि तुल्यांकी भार इस तरह निकालकर फिर नॉर्मलता में इसका प्रयोग किया भी गया है। बोले कल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा था, उसमें हम लोग प्रयोग किए भी है। NaOH शायद दिया था, तो NaOH का तुल्यांकी भार बताइए कितना निकाला गया था, 40। यानी 40 उसका अणुभार आया था। अणुभार निकालने भी कुछ लोगों को दिक्कत है अभी, और अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार याद रहना चाहिए। तभी आप NaOH है तो सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 जोड़ दिए, बताइए 40 आया था। बोले आया था कि नहीं? आ गया था 40। अब बटा 1 करेंगे तो बताइए तुल्यांकी भार आ जाएगा। आज हम चलते हैं, देखिए मोल प्रभाज पर चलते हैं। आपको हमने शुरू में बता दिया था कि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो जब विलयन का मोल प्रभाज हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए दोनों का मोल प्रभाज आता है। किसका? विलेय का भी मोल प्रभाज आता है और विलायक का भी मोल प्रभाज आता है। विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज आता है। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, ध्यान दीजिएगा, पहले हम फार्मूला बता रहे हैं तब उसके बाद परिभाषा बताएंगे। विलेय का मोल प्रभाज अगर बताना है, निकालना है, मोल प्रभाज बराबर, तो यहां पर ऊपर लिखा जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, बटे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक एक बच रहा है, विलायक के मोलों की संख्या, यह फार्मूला बनेगा। देख लीजिए, एक आइडिया हमने दिया आपको कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या तब ऊपर रहेगी और नीचे जो भी विलयन के घटक हैं उनके मोलों की संख्या का योग रहेगा। बताइए 2 घटक होते हैं विलयन के, उसके मोलों की संख्या का योग है कि नहीं है? योग है। अगर यहां कोई लिख दे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और नीचे वाला वही रहेगा, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना। बताइए परिवर्तन करेंगे तो बहुत कहेंगे कि विलायक के मोलों की संख्या पहले लिख देंगे और विलेय मोलों की संख्या बाद में लिख देंगे, तो कोई परिवर्तन हुआ क्या? अरे 5 धन 3 लिखिए, चाहे 3 धन 5 लिखिए, बात तो एक क्या हुई? उससे क्या संतुष्टि अपने आप को कर रहे हैं?
समझ गए ना, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाला चेंज होगा, ऊपर वाला बदल जाएगा, नीचे वाला हमेशा वही रहेगा, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए यहां पर अगर परिभाषा दिया जाए मोल प्रभाज की, बड़ी आसान सी परिभाषा बन गई कि बिलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक, यहां नाम लिख दिए, किसी घटक का मतलब है चाहे विलेय लीजिए चाहे विलायक लीजिए। अगर बताइए हम कहें बिलियन के विलेय घटक का मोल प्रभाज, तो बताइए स्पेशल हो जाएगा कि नहीं एक। तो बिलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और उस घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात। सही है ना, देखिए बनाई के बोल रहे हैं, योग के बटा है ना अनुपात के क्या होता है बराबर, यही परिभाषा है, रटिएगा मत, इसी तरह समझना है। बिलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के, बोले रुक रुक करें, योग के बटा है अनुपात के क्या होगा बराबर, यही परिभाषा बन गई। कहां रटना है बताइए। अब यहां पर हमने कहता है चाहे विलेय लिखिएगा चाहे विलायक लिखिएगा, क्या परिवर्तन करना हुआ समझ में आ गया, कोई दिक्कत अब भी? चलिए खड़े हो जाइए, क्या नाम बताइए? अच्छा प्रियंका बताइए, यहां पर विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या मान लीजिए नहीं दी है, कभी कभी दी रहती है तो डायरेक्ट लगा ले देंगे, अगर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे? हमने बताया है कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। चलिए पीछे बताइए, बैठिए। हाँ, विलेय का ग्राम में भार, पूरी बात बताइए, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार करके हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे। बोलिए यही ना बताए हैं, यहां पर भी वही रहेगा, विलेय का ग्राम में भार बटे उसका क्या अणुभार, यहां पर विलायक का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार, इसी तरह करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं, आ जाएगा। बोलिए तो चलिए मोल प्रभाज हेडिंग डाले होंगे तो पहले क्या करें, पहले परिभाषा लिखवाएं, पहले परिभाषा लिखवाते हैं, लेकिन हमने बनाया कैसे आपको बता दिया हमने। लिखिएगा, विलियन के दो घटक होते हैं, एक बार पुनः हम रिवाइज करा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। विलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक हो चुका। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज की परिभाषा लिखवा रहे हैं, विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलियन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या उस घटक के मोलों की संख्या और उस विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होता है, योग के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा। बताइए परिभाषा याद रहेगी ना, इसी तरह बना बनाकर परिभाषा आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए, एक तो हम फार्मूला लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए हमारी बात।
विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बराबर बटे यह लिख दिए हैं, तो इसको भी नोट करिएगा। फिर आप लोग नीचे एक और लिखिएगा, क्या, विलायक का मोल प्रभाज बराबर। तो बताइए ऊपर क्या लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी और नीचे वाला वही लिखिएगा। तो दोनों का अलग अलग लिखिएगा, नोट करिए। अब मोलों की संख्या कैसे निकलती है इसको ध्यान रखना है। ग्राम में भार बटे उसका अणुभार दिया जाए। अगर 60 में करना है तो इसी को विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाएगा। यह 60 रूप अगर इसका लिखना है तो देखिए इस तरह होगा, n अपान n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है, इसको 60 रूप में लिख सकते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा स्मॉल n और कैपिटल N क्या है। विलायक वाला भी आप लोग नोट कर रहे हैं, आगे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बोलते हैं। हो चुका, चलिए अब क्वेश्चन एक लगाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा आपका, पहला दूसरा शायद हुआ था, इस तरह डाल रहे थे आप लोग ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, तीसरी हेडिंग पर क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए हम बुक से बोल रहे हैं, किसी बुक से रहे, चाहे वो NCERT रहे चाहे आपकी बुक रहे, जिसमें भी मोल प्रभाज अगर निकालना है तो उसको लगाइएगा आप लोग। अगर कोई समस्या है तो उसको लाइएगा, हम भी बताएंगे। लेकिन NCERT अब ज़्यादा लाइएगा, समझ रहे हैं ना, चूंकि एक्स्ट्रा के लिए बहुत समय नहीं है हम लोग के पास। तो चलिए देखिए, नोट करिएगा। 900 ग्राम जल में 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। एसीटोन जिसका फार्मूला अगर देखा जाए, दिया तो नहीं है लेकिन बता देते हैं, CH3CO और क्या रहेगा, CH3 एसीटोन है। क्या लिखिए आप लोग, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। 5.8 ग्राम घोले गए। हो गया। विलयन में जल तथा एसीटोन के विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो देखिए विलयन में इसमें दो घटक है, एक जल है और एक एसीटोन है। 900 ग्राम जल है और एसीटोन का 5.8 ग्राम है। तो बताइए कौन विलेय कौन विलायक हुआ, एसीटोन क्या हुआ, विलेय हुआ
और ग्राम 900 ग्राम जल क्या है, विलायक हुआ। समझ गए ना, कम मात्रा में जो रहेगा हमने बताया है पहचाने ही। अब यहां पर बताइए आप कर पाएंगे उस तरह डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कैसे कौन विलेय है कौन विलायक है। तो बताइए सबका मोल प्रभाज निकालना है, एसीटोन का भी। एसीटोन क्या है, विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज समझिए निकालना है। उसकी जगह पर एसीटोन लिखिएगा विलेय की जगह। जब नाम है तो क्या जरूरत है नाम लिखा जाए, एसीटोन का मोल प्रभाज। तो चलिए सीधा लगाते हैं सोल्यूशन। चलिए आप लोग साथ साथ सोल्यूशन में चलिएगा। तो पहले नंबर ध्यान दीजिए एक बात और, या पहले फार्मूला पर चलिए, तब आवश्यकता आपको महसूस होगी, नहीं तो उस तरह कहेंगे कि क्यों यहां बताया गया। अगर आपको एसीटोन का मोल प्रभाज निकालना है, एसीटोन का मोल प्रभाज अगर निकालना है, मोल प्रभाज, तो बताइए क्या होगा। एसीटोन के मोलों की संख्या स्मॉल एन ले लीजिए, मान लीजिए एसीटोन विलेय है ना, स्मॉल एन बटे फिर क्या रहेगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या तो बड़ा वाला फार्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे, एसीटोन के मोलों की संख्या बटे एसीटोन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। अब बताएं एसीटोन के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। एसीटोन का ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। तो बताइए एसीटोन का अणुभार निकालने की जरूरत है कि नहीं। वैसे इसमें दे दिया है, वैसे क्वेश्चन में कि एसीटोन का अणुभार 58 दिया है, वैसे निकालिएगा भी। तो देखिए यहां निकाल रहे हैं हम CH3 का अणुभार निकालिए, का अणुभार निकालिए यहां। तो कार्बन का 12 देखिए, अब प्लस हाइड्रोजन का 1/3 होगा, अब प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर कार्बन का 12 अब प्लस हाइड्रोजन का 1/3। तो बताइए इधर देखिए 12 3 15, 12 3 15 यानी 15 15 30 हुआ, और 16 12 28, तो 28 और 30 मिलकर बताइए क्या आएगा, 58 आ जाएगा। और जल का तो आप जान ही रहे 18 आएगा, H2O 18 आएगा। तो बताइए चलिए मोलों की संख्या निकालिए एसीटोन का, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो ग्राम में भार कितना है 58, अब बटे अणुभार कितना 58। बोले सही कि नहीं। नीचे भी पहले एसीटोन वाला है तो 5.8 अपान 58, अब प्लस जल के मोलों की संख्या 900 ग्राम जल है तो 900, अब बटे अणुभार बताइए 18। अब चलिए इसको करिए। तो बताइए हमें लग रहा है 0.1 ऊपर आएगा डिवाइड करने पर, क्या लग रहा है आप लोग, यहां भी क्या आएगा 0.1 आएगा ना। अब प्लस 18 95 ना 50, यानी आ गया क्या 0.1 अपान 50.1। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/501 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करिएगा। एक समस्या आएगी मात्रक क्या आएगा इसका, बोलिए आप लोग मात्रक क्या आएगा। जो तरीका बताएं वही तरीके से चलिए। मात्रक आएगा क्योंकि तुलनात्मक राशि है, ऊपर भी मोल आएगा नीचे भी मोल आएगा, तो कट जाएगा कि नहीं। तो इसकी कोई यूनिट नहीं रही, बस आंसर केवल रहेगा क्या, एसीटोन का मोल प्रभाज जो ही आएगा पॉइंट में वही आएगा। अब बताइए इसी तरह जल का मोल प्रभाज निकालेंगे कि नहीं आप लोग। जल के मोलों की संख्या ऊपर लिखिएगा और नीचे वाला वो यही लिखना है, उसका भी निकाल लीजिए आप लोग। इस तरह देखें आ जाएगा आप लोगों को।